देखिए, हम बात कर रहे हैं कार्बोकटाइन की। तो कार्बोकटाइन इज अ स्पीशी पोजेसिंग, इस वर्ड को सही कर ले, दिस इज, जैसे ऑक्टेट होता है फॉर 8, ठीक है, जैसे वी नो ऑक्टेट इज द वर्ड फॉर 8, ग्रुप ऑफ 8 थिंग्स, ठीक है। इसी तरीके से 6 के ग्रुप को हम बोलते हैं सेक्सटेट। तो जो एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा है, दिस इज सेक्सटेट, नॉट, इसमें से एक्स हट जाएगा यहाँ पे। तो जो स्पीशी हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अ कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन क्या होता है? कार्बोकटाइन इज अ स्पीशी दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब ऐसी कौन सी स्पीशी होती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो दैट मीन्स दिस इज अ कार्बोकटाइन। ये कौन सा कार्बोकटाइन है? दिस इज मिथाइल कार्बोकटाइन। इसे हम क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोकटाइन। इसी तरीके से अगर हम इथाइल कार्बोकटाइन बनाना चाहें, तो इथाइल कार्बोकटाइन विल बी दिस विल बी इथाइल कार्बोकटाइन। ऐसे प्रोपाइल एटसेट्रा, मतलब जो दो कार्बन का कार्बोकटाइन इथाइल, एक कार्बन का कार्बोकटाइन मिथाइल, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये मिथाइल कार्बोकटाइन, इथाइल कार्बोकटाइन, ये बात में समझने की बात ये है कि सपोज अगर हम मिथाइल कार्बोकटाइन बता रहे हैं, तो मिथाइल कार्बोकटाइन में जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, उसके आसपास 3 बॉन्ड्स हैं, और वो 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के हैं। क्योंकि इसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? 3, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3। तो दैट मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो दैट मीन्स इस कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको हम एक चीज और से समझ सकते हैं, दैट कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वैसे क्या होती है? कार्बन इज 2s2 2p 2s2 2p2, राइट। तो उसका जो ग्राउंड स्टेट होता है दैट इज लाइक दिस, 2s एंड 2p। तो 2s और 2p में से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर 2s, ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई इसकी, ठीक है ना। अब अगर हमें कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है दैट देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इज माई स्क्रीन विजिबल? जो मैं लिख रहा हूं वो सब दिखाई दे रहा है? ठीक है, हर्ष तुम रीजॉइन कर लो, मैं एक बार शेयर अगेन करता हूँ, रुको। ऑलराइट, अब देखो, अब विजिबल होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ पर जो कार्बन है, इसके अंदर ग्राउंड स्टेट है कार्बन की 2s2 2p2। अगर कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल लूं, ठीक है, इफ आई रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम करके इट विल बिकम, देखो, एक्साइटेड स्टेट में इट विल बिकम 2s2, एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन p से निकलेगा पहले, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल है। तो सपोज p से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 2s2 2p1 है ना। अब अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा, एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या होगी? इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी 2s2, सॉरी, 2s1 2p2। दैट मींस एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी
2s और 2p में दो। ठीक है, अब क्योंकि हमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 यूज करेंगे, वी विल यूज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस लीव्स अस विद एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। अगर तुम ध्यान दो यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल खाली है, ये खाली है, इसको हम क्या बोलेंगे, आई विल कॉल दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल। वही जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाएंगे। So you can see structure of कार्बोकटाइन। ठीक है, तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटाइन दिखाई दे रहा है, यस और नो, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, तो देखो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसके इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कार्बोकटाइन बताओ और कार्बोकटाइन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस दैट इज दिस पॉइंट। पॉइंट क्या है, कार्बोकटाइन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव चार्ज, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कार्बोकटाइन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दैट मींस जैसे हम बाकी चीजों को क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसी तरीके से कार्बोकटाइन को भी वो कर सकते हैं हम क्लासिफाई। ठीक है, अच्छा इस स्ट्रक्चर में कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, किसी को डाउट है स्ट्रक्चर पे? प्रभजोत को डाउट है, और किसी को डाउट है अभी? मुझे बता दो अभी कार्बोकटाइन के स्ट्रक्चर पे। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं एक बार इसका शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ कार्बोकटाइन के स्ट्रक्चर को। देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। जो कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन एक ऐसी स्पीशी है, कार्बोकटाइन इज अ स्पीशी in which it is a species in which carbon has a positive charge, carbon has positive charge and 6 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन? 6 electrons. Also it is sp2 hybridized। ये कैसे हाइब्रिडाइज होता है? sp2 hybridized। ठीक है, trigonal planar structure with an empty p orbital, with an empty p orbital। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस डेफिनेशन में तुम्हें कौन से पॉइंट पे डाउट है? पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन, sp2, ट्राइगोनल प्लानर या empty p ऑर्बिटल, कौन से पॉइंट पे डाउट है? क्लियर है तो टाइप क्लियर।
अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन्स वाली बात पे डाउट है, तो देखो टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, राइट। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी पूरी होती है। पर अगर कार्बन का एक बॉन्ड कम हो, अगर उसका एक बॉन्ड कम हो, तो इस केस में कार्बन के 3 बॉन्ड्स होंगे, तो 3 बॉन्ड्स में उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो शेयरिंग से उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट बट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसके, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम रह गए, इसीलिए इसी पे पॉजिटिव चार्ज भी है। और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फ्री रेडिकल, ऐसे चलता सकता है। तो जैसे मीथेन होता है CH4, तो मीथेन की जगह उसमें से एक बॉन्ड कम कर दें तो दैट मेक्स अ मिथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे ही इथेन है, इथेन में एक बॉन्ड कम कर दें और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दें, दैट मेक्स एन इथाइल फ्री रेडिकल। यू टेल मी नाउ, इज इट क्लियर। और एमटीपी ऑर्बिटल की बात करें तो तुम देखो, अगर उसके पास वैलेंस शेल में 2s2 2p2 होता है, पर अगर क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया था, 2s2 2p1 है। अब 2s2 2p1 को अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनते हैं, इसमें से एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है, उस p ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं। विजोत समझ आ गया, प्रभजोत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो हर्ष। सर मॉड्यूल में सर एक बॉन्ड शेडेड है, लेकिन आपने सिर्फ एक लाइन बनाई, वो गलत है क्या? नहीं वो सही है, वो बॉन्ड एंड वेज स्ट्रक्चर है, डैश एंड वेज स्ट्रक्चर, वो हाइड्रोकार्बन में सीखेंगे वो कैसे बनाते अच्छा, ओके सर। हैं। नेक्स्ट, सो अगर हम कार्बोकेटाइन को क्लासिफाई करना चाहें तो कैन आई से दैट ये कैसा कार्बोकेटाइन है, कैन यू क्लासिफाई दिस एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कौन सा कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा टर्शियरी है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसका एक मैंने ट्रिक भी बताई थी। उसमें हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, हम बीटा कार्बन देख लें, ठीक है ना। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, इसमें ये अल्फा, सॉरी सॉरी गलत हो गया। देखो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो वो अल्फा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अ ग्रुप, दैट इज लाइक अ ग्रुप, ठीक है, लाइक अ ग्रुप। जैसे हम फंक्शन ग्रुप वाले, जिसपे फंक्शन ग्रुप लगा होता था वो अल्फा कार्बन होता था, इसके अंदर जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा कार्बन है। तो अल्फा ये, बीटा यहाँ पे 2 बीटा, ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा और ये 3 बीटा। तो आई कैन आइडेंटिफाई इजीली दैट दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज कैसा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। देन देयर इज, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये बात तो सबको क्लियर होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या कैसे आइडेंटिफाई किया, यस और नो। ठीक है, तो अब बात ये है कि अगर हमसे कोई पूछ ले विच इज मोर स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, ये प्राइमरी है, हेलो, हाँ जी।
ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से अगर मैं बोलूं विच इज मोर स्टेबल, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल, प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी या टर्शरी? ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है ये, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है दैट इज टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब क्वेश्चन आता है क्यों, वाई इज टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, वाई इज टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल? मैं कह रहा हूं कि अगर हम इन तीनों को स्टेबिलिटी वाइज देखें तो स्टेबिलिटी में टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। यू टेल मी। अब इसको समझना है कि ये क्यों है, पर तुम अब इसके अंदर देखो कि इसके दो रीजंस हैं। ठीक है, इसके दोनों रीजंस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी ज्यादा डिटेल में नहीं दिया। यहाँ पे देखो ये पॉइंट पढ़े, क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज बिकॉज ऑफ इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स, यानी कि ये इंडक्शन और इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से है। तो अभी तुम यही लिखो कि इट इज ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि ये क्या है, अब तुम बोलोगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, इंडक्टिव क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ये अभी आगे के टॉपिक्स है। पर क्योंकि हम कार्बोकेटाइन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम तुम्हें पहले क्लियर कर देते हैं कि जो अगर कभी भी कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें ये लिखना है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, ये थोड़ा सा वेट करने पे हमें आंसर मिलेगा जब हम इंडक्टिव और हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो बोलो यहां तक क्लियर, यस और नो? हर्ष समझ आ गया? ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए अरेंज इन द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, अरेंज इन, हेलो हेलो, ऑलराइट, तो अरेंज इन, क्वेश्चन अगर आ जाए अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और इसमें दे रखा हो
एक सेकंड रुको। ऑलराइट। और अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और क्वेश्चन में दे रखा हो तुम्हें CH3 whole thrice C positive, CH3 C positive, then CH3 whole twice CH positive, then CH3 whole thrice C CH2 positive, ठीक है, and CH3 C CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये सारे के सारे दे रखे हैं कंडेंस फॉर्म में। किसमें दे रखे हैं? दे आर गिवन इन दी कंडेंस फॉर्म। पहले तो इनको ओपन फॉर्म में करना है, कंडेंस फॉर्म से इन्हें ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करें। कंडेंस फॉर्म से ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें पता है ये CH3 3 बार लगाना है इस कार्बन पे। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो CH3 3 बार, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। देन देयर इज CH3 2 बार, किस पे? CH पे, CH3 पॉजिटिव, CH3 3 बार C पे, CH3 CH2 एंड पॉजिटिव, ठीक है। तुम 3 पार्ट करो, ये वाला छोड़ दो। तो ये कंडेंस फॉर्म में गिवन था, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये 3 पार्ट है, ठीक है। अब तुम इसको बताओ, ये अगर A है, B है और C है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ विच इज मोस्ट स्टेबल एंड विच इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट से शुरू करते हुए मोस्ट स्टेबल था। कम ऑन, टेक 2 मिनट्स। ऑलराइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम से ज्यादा, सबसे कम स्टेबल, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो इसके अंदर देखो, पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये अल्फा अगर, तो इसके 3 बीटा है, तो ये हो गया टर्शियरी। ये अल्फा अगर, इसके 2 बीटा है, तो ये हो गया सेकेंडरी। ये अल्फा है अगर, तो इसका एक ही बीटा है, बाकी तो गामा है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो इस केस में वी नो टर्शरी सबसे ज्यादा होता है, तो प्राइमरी सबसे कम, सेकेंडरी उससे ज्यादा और टर्शरी सबसे ज्यादा। दैट मींस करेक्ट ऑर्डर विल बी सी सबसे कम, बी उससे ज्यादा और ए सबसे ज्यादा। तो
So you tell me. Clear? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फिजन, ठीक है, से कार्बन जो होता है यूजुअली कार्बोकटायन या कार्बन आयन में बनता है। तो देखो द थिंग इज, अगर हम बात करें जनरेशन की, तो देखो अगर मैं बोलूं हाउ विल कार्बोकटायन बी जनरेटेड, अगर मैं जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन की बात करूं पहले, तो कार्बोकटायन कैसे जनरेट होगा? कार्बोकटायन जनरेट होगा जब किसी बॉन्ड में दो ग्रुप्स है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, तो अगर ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटने पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, तो ये बॉन्ड टूटने पर कार्बोकटायन का जनरेशन होगा, यस और नो? यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन ले गया? हाइड्रोजन ले गया, राइट? तो we can say one thing that carbocations can be formed by carbocations can be formed by heterolytic fission, where a more electronegative atom, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, takes electrons from कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसके इलेक्ट्रॉन छीन के चला जाए तो इस केस में कार्बोकटायन का जन्म होता है, राइट? सो यू टेल मी, इज दिस क्लियर, यस और नो? कमिंग एट जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, तो हम पहले कार्बोकटायन की बात कर रहे थे, अब हम अचानक से कार्बन आयन की बात कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन की जनरेशन की बात करें तो अगर ऐसा हो कि कोई ग्रुप हो जो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस केस में कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन ले ले हेटेरोलाइटिक फिजन में, तो इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म कार्बन आयन। मतलब सिमिलर प्रोसेस है, एक ग्रुप है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर लेता है। मैग्नीशियम इज अ मेटल, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटकर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाते हैं? दे कम टू कार्बन। तो इस केस में कार्बन का क्या बन जाएगा? इस केस में कार्बन का अनायन बन जाएगा। तो इज दिस क्लियर कि कार्बन आयन और कार्बोकटाइन
कैसे बन सकते हैं किसी ऑर्गेनिक की रिएक्शन में, ठीक है। तो वी हैव डन 2 टॉपिक्स हियर, वन इज जनरेशन ऑफ one is generation of carbocation and second is the generation of carbon ion. बोलो ये क्लियर है, यस और नो? किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज पॉसिबल जब उससे कमजोर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे छोड़ जाए, तो पीयूष कार्बन कैन ऑल्सो गेट अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी हमने कार्बोकटाइन को डिटेल में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, तो लेट अस स्टडी अबाउट कार्बन आयन ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, तो कार्बन आयन की अगर हम बात करें तो कार्बन आयन की बात करने में ज्यादा एनसीईआरटी ने तो कुछ दिया नहीं है कार्बन आयन के बारे में। तो इट इज, वो कह रहा है कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन इज अ स्पीशी ऑफ कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इट इज अ स्पीशी ऑफ कार्बन having negative charge on carbon, ठीक है। इसमें होता क्या है, इट इज ड्यू टू अ लोन पेयर, काइंड ऑफ लाइक लोन पेयर की वजह से होता है। तो इसके अंदर कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है पर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सी, अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, सपोज कार्बन ने जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर मैग्नीशियम और अपना बॉन्ड तोड़कर दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर रुकेंगे तो इन दोनों की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होंगे। तो वी नो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करके वी कैन फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्ड है 3 और लोन पेयर है 1, नंबर इज 4 नंबर स्टैंड्स फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है देन? 4 का मतलब होता था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 का मतलब होता था sp2, ठीक है। अगर नंबर 4 आए तो दैट मींस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिड। एंड वी कैन से कि ये जो स्पीशी है, ये स्पीशी इज लाइक अ टेट्राहेड्रल स्पीशी, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगी, पर जस्ट लाइक अमोनिया होता था, एक जगह इसने लोन पेयर ने ले रखी होगी। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं, तो इट वुड बी लाइक टेट्राहेड्रल बट विद वन लोन पेयर के साथ इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है पर इसकी शेप पिरामिडल है। नेगेटिव चार्ज भी हम दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज को भूल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन आयन के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर है, यस और नो? इफ यू थिंक तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है कि भाई ये sp3 sp2 कैसे निकालते हैं, हम चैप्टर 4 में रिवीजन में दोबारा करेंगे इसको, सो तब क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझो कि बॉन्ड लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर को काउंट करके वी कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। sp3 में टेट्राहेड्रल होता है पर एक जगह पे लोन पेयर रखा है, तो इसकी शेप क्या होगी? पिरामिडल, ठीक है। ये कैसा कार्बन आयन है? ये मिथाइल का कार्बन आयन है। ऐसे इथाइल का कार्बन आयन हो सकता है या प्रोपाइल का हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो स्टेबल होता है ना, इसमें इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा होगा। तो इसमें जो स्टेबिलिटी होगी दैट विल बी प्राइमरी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें।
तो टर्शरी सबसे कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे ज्यादा और प्राइमरी सबसे ज्यादा। कोई तुमसे पूछे क्यों, तो अभी तो मैं बोलूंगा कि इसको लर्न कर लो, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे ही आएगा तो तुम समझा भी पाओगे। इट इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अगेन दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फ्यूचर क्लासेस, 1 और 2 क्लास बाद ये शुरू हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये क्लियर है, ये और नो कार्बन आयन। देखो ऑर्गेनिक में क्या है ना, कुछ चीजें हमें पहले बतानी पड़ती हैं, क्योंकि है क्या, ऑर्गेनिक इज ऑल लिंक्ड। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट मुझे पता है, तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि क्यों हम लिखें बिना पढ़े। पर समझो बात को, अगर हम थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट नहीं देंगे ना, कि अभी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लिखा, तो ये चीजें तुम्हारे नोट्स में मिस हो जाएंगी। इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हें आगे तो समझ आ ही जाएगा, पर जब तुम अपने नोट्स में अगर तुम ये नहीं लिखोगे कि ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है अभी तक, तो फिर कुछ चीजें तुम्हारे नोट्स से मिस हो जाएंगी, दैट वी डू नॉट वांट। तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा, फिर बाद में जब हम नोट्स पढ़े तो हमें हर चीज एक साथ एक जगह मिल जाए, दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, राइट। सो इज दिस कार्बन आयन क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आते हैं तीसरे हमारे इंटरमीडिएट पे, दैट इज फ्री रेडिकल, ठीक है। और होमोलाइटिक फिजन के बारे में भी अभी हम जानेंगे। पहले हम फ्री रेडिकल्स की जानते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। तो देखो फ्री रेडिकल्स बनते किससे हैं, होमोलाइटिक फिजन से। हेट्रोलाइटिक फिजन से क्या बनता था, हेट्रोलाइटिक फिजन से बनता था कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन, राइट। तो देखो सबसे पहली बात, अगर कभी कोई दो, एक बॉन्ड होमोलाइटिक फिजन से टूटता है, तो इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में हमारा बनेगा क्या, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अगर हम जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि ये है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल कैसे कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल्स कौन से ब्रेकेज से टूटते हैं, तो इस केस में हम इसे बोलते हैं, वी कॉल इट होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नमन, डन, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब अगर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल की बात हो गई, तो ये फ्री रेडिकल हैं क्या, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या है, दे आर द स्पीशी हैविंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो ये अजीब सी चीज है फ्री रेडिकल, ऐसी चीजें हमें इनऑर्गेनिक में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ये क्या है, इसमें ये समझे कि अगर सपोज कार्बन की बात करें, कार्बन का फ्री रेडिकल बन रहा है, तो कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसके अंदर इसके 3 बॉन्ड, और क्योंकि अगर सपोज उसका फ्री रेडिकल टूटा, बना, ये सपोज इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे वापस चला गया, एक इस पे चला गया,
तो इससे क्या हुआ, दो फ्री रेडिकल्स बन गए, और वो दो फ्री रेडिकल्स कैसे बने? एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, बिसाइड जितने इलेक्ट्रॉन्स के पास थे। वन सेकेंड, रुको। हर्षित, तुम्हें अपना आइकन बदलना पड़ेगा, चलेगा नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग्स के बीच में। ठीक है हर्षित? नेक्स्ट। It's home. ऑलराइट, सो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा बन गया, दो फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, अभी जो फ्री रेडिकल है, अगर तुम इस कार्बन की स्पीशी पे देखो, इस कार्बन की स्पीशी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इधर इस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स तो कभी स्टेबल होते ही नहीं। कैसे? इसके पास दो, दो चार, दो छ, एक सात, यहाँ पे सात इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सात इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होते ही नहीं, ये तो हमारा ऑक्टेट थ्योरी की में भी हमने पढ़ा था, राइट? तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन और कम होता तो ये कार्बोकैटायन बन जाता, पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कार्बोकैटायन से, तो इसीलिए इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी चीज, ये एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इट मेक्स इट वेरी रिएक्टिव, इट मेक्स इट वेरी रिएक्टिव, and it also makes it extremely unstable, very reactive and unstable species। तो ये बड़ी जल्दी क्या है, बड़ी जल्दी टूट कर कुछ और बनना चाहती है। ये स्पीशी ऐसी है जो अब टूट कर कुछ और बनना चाहती है। ये फ्री रेडिकल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, बोलो, इज फ्री रेडिकल क्लियर, यस और नो? कनिष्का, रीज्वाइन करके देख लो एक बार, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, वो अभी तुमने सोचा नहीं, बट मैं तुम्हें पहले पूछ लेता हूं कि हाउ, थिंग इज, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू नो व्हेन टू अप्लाई, क्वेश्चन ये है हाउ टू नो whether heterolysis or homolysis will take place। ठीक है, हेट्रोलाइसिस टेक प्लेस करेगा या होमोलाइसिस? देखो, होमलेस हो गया। ठीक है, होमोलाइसिस विल टेक प्लेस।
ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि हेट्रोलाइसिस हो रहा है, होना है, या होमोलाइसिस होना है? कार्बोकटाइन कार्बन आयन बनने हैं या या फ्री रेडिकल्स बनने हैं? तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूट सकते हैं, राइट? तो बात यह है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो दो तरीके से टूट सकते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। तो कब 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 ये बॉन्ड हेट्रोलाइसिस की तरह टूटेगा? ऐसे। और कब ये बॉन्ड होमोलाइसिस की तरह टूटेगा? तो इसको एक्सेस बना लो, ऐसे सी सी मत बनाओ। जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन ही हो, इट कैन बी एनी एलिमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि वो कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड हो, और किसी का भी हो सकता है। तो हेट्रोलाइसिस अगर होता है तो हेट्रोलाइसिस कब होगा, और होमोलाइसिस अगर होता है तो होमोलाइसिस कब होगा? और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या बनाना है किसी रिएक्शन में? क्योंकि ये सब जो चीजें तुम पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल, ऑर्गेनिक इज एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इन सब चीजों को तुम्हें लगाना भी है। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑर्गेनिक की, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन कैसे हो रही है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन एस ब्लॉक पी ब्लॉक, जिसमें सिर्फ लर्न करना होता है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन को समझना भी होता है। ठीक है, अब इस केस में होमोलाइसिस होगा या हेट्रोलाइसिस, वो कैसे पता चलेगा? इसका एक तरीका है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये है, जो होमोलाइसिस होता है इट इज ऑलवेज अंडर extreme conditions of heat and light। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन में लिखा हो वेरी हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन टाइप, ठीक है, और एच न्यू, और लिखा हो यूवी लाइट। तो एच न्यू क्या होती है? एच न्यू होती है लाइट की एनर्जी। ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, तुम्हें याद होगा। तो अगर किसी रिएक्शन पे एच न्यू लिखा हो, मतलब वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। यूवी लिखा हो या लिखा हो लाइट लिखा हो, ठीक है, तो उस केस में सनलाइट लिखा हो, सनलाइट भी लिखा हो सकता है। और इस केस में होमोलाइसिस होता है। ठीक है, और हेट्रोलाइसिस अंडर except for conditions of homolysis always heterolysis takes place। ठीक है, होमोलाइसिस को छोड़कर, ठीक है, हमेशा हेट्रोलाइसिस अकर करेगा, ऑलवेज हेट्रोलाइसिस विल टेक प्लेस। मतलब ज्यादातर हेट्रोलाइसिस ही होता है, सिवाय इन कंडीशन में होमोलाइसिस होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए ऑर्गेनिक के, अलग कॉपी में बनने चाहिए, ऑर्गेनिक की नोटबुक अलग होनी चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन 11th बट 12th। और जब तुम नीट या जेई की प्रिपरेशन करोगे तो भी तुम्हें ये नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। एक ही कंसेप्ट एनसीईआरटी में बुक में ये नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ये चीजें टीचर ही बता पाता है कि भाई कैसे तुम्हें पता करना है कुछ चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो इट विल नॉट मेक सेंस। ठीक है, एनसीईआरटी ये समझती है कि तुम पैदा ही समझदार हुए थे, बुक पढ़ते ही समझ आ जाएगा। ठीक है, बट ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। जो जो भी टीचर, चाहे स्कूल टीचर हो, क्लास टीचर, कोई भी हो, जो भी चीजें देते हैं तो मैं उन नोट्स को ही सबसे इंपॉर्टेंस देनी है, नोट्स से ही समझना है। ठीक है, और एनसीईआरटी की लिए एक भी लाइन छोड़नी नहीं है, ये तुम्हारा उसूल होना चाहिए क्लास 11 12 का, है ना? तो अब
नेक्स्ट क्लास तुम्हारी कल है 1 बजे, ठीक है। और उसमें हम थोड़े से इजी टॉपिक करेंगे, यूट्यूब पे क्लास होगी, ठीक है। प्रेजेंट इन चैट। फाइन मतलब अच्छा या बुरा, समझ आया नहीं आया हर्षित? यस सर। कह रहा हूँ समझ आया है ना ये टॉपिक? यस सर, समझ आ गया सर। मैं पूछ रहा था, वो आप पूछ रहे थे पिक्चर कौन सी लगाई है। अच्छा, मैंने अभी देखी नहीं, दिखती नहीं ऐसे, देखूंगा। ऑलराइट। हाँ बढ़िया।